नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, आज का ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मतलब आज के वीडियो को आप मार्क करके रखिए BVI, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल MCQ के फॉर्मेट में, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ। इसके साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते चलेंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपका एक ओवरऑल समझ के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं बिहार स्पेशल से, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। बेसिकली इसमें हम बिहार के स्टैटिक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बिहार का जो करंट अफेयर्स है, करंट सेक्शन है, वो तो मैं आपको मंथली वाइज प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जो आपने ज़रूर ही देखा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री का आप सीधा सीधा नाम बताइए। तो ऑब्वियसली श्री कृष्णा सिंह थे ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री इन्होंने सर्व किया 2 अप्रैल टू 31 जनवरी 1961, ठीक है। 1961 में 2 अप्रैल टू 31 जनवरी 1961 में ये बने थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी ऑलरेडी प्रीवियस PYQ में पूछा गया है BPSC में कि बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर से पहले का, यानी इंडिपेंडेंट से पहले का, ये जो एक बार इंटरिम बना था जब 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाई गई थी, उसके बाद 1937 में ना इलेक्शन कराया गया था, जिसमें कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, करीबन 11 स्टेट्स में मेजॉरिटी में थी, तो बिहार में थी। तो यहाँ पे बनाना था कृष्णा सिंह को, ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सरकार बनानी थी, लेकिन यहाँ पे एक मोहम्मद यूसुफ सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद यूसुफ को अगर मतलब इंडिपेंडेंट बिहार यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर नहीं बोला जाए, यानी कि जब भारत आज़ाद हुई उसके पहले की अगर बात करें, तो बिहार के सब पहले अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बोलें तो मोहम्मद यूसुफ थे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रख सकते हैं। जहाँ तक बात है पहले गवर्नर के, ये इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है BPSC के प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे बिहार के? जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम। इन्होंने एज ए गवर्नर ऑफ बिहार सर्व किया था 15 अगस्त 1947 टू 11 जनवरी 1948 तक इन्होंने एज ए गवर्नर ऑफ बिहार सर्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? अब आपको मालूम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया गया था 1885 में। किसके द्वारा? बाय A.O. ह्यूम, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता था, वो अलग अलग प्लेस बदल कर। अब अलग अलग प्लेस बदल कर सेशन होता था, और वहाँ पे प्रेसिडेंसी जो हर सेशन का अलग अलग लोग होते थे, ठीक है। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा जा रहा है कि पहला सेशन बिहार में कब हुआ, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं। ऑल ओवर इंडिया अगर पहला सेशन बोला जाए तो ये तो मुंबई में हुआ था, ठीक है, जिसको प्रेसाइड किसने किया था? तो वेमेश चंद्र बैनर्जी ने। ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑल ओवर इंडिया का पहला सेशन। लेकिन बिहार में ये सेशन कहाँ पे हुआ? तो इसमें से आप आंसर कहाँ पे टिक आउट कर पाओगे? पटना को, ठीक है। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए कि पटना में ही एक प्लेस है बांकीपुर।
ठीक है। तो अगर ऑप्शन में बांकीपुर है तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, यहाँ भी आपको लगाना है। तो बांकीपुर में ही ये सेशन कराया गया था। इस सेशन को क्या बोलते हैं, प्रिसाइड किसने किया, अध्यक्षता किसने की, तो ये थे RN मुधोलकर। ठीक है। देखिए 1908 में ना बिहार प्रोविंशियल काउंसिल भी बनाया गया था, क्योंकि जब बिहार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो बिहार में भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इस संगठन को लेकर, इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इस पार्टी को लेकर। ठीक है। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, कहाँ पे, बिहार में 1908 में। और इस कमेटी को प्रिसाइड किसने किया, तो इसको प्रिसाइड किया सरफराज हुसैन खान ने। सरफराज हुसैन खान, ये मैं बिहार में बोल रहा हूँ, जब ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना करी गई तो सरफराज हुसैन खान ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे रहा, कहाँ पे मीटिंग हुई, तो पटना में ही। ये चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट सेशन ऑब्वियसली ये पटना में हुआ और 1908 में ही इसकी फर्स्ट सेशन कराई गई। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में हुई तो सरफराज हुसैन इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। लेकिन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग भी 1908 में हुई, ऑब्वियसली एक किसी पहले महीने में हुई होगी, कोई और आगे वाले किसी मंथ में हुई। तो उस वाले मीटिंग को जो पटना में ऑर्गेनाइज़ किया गया 1908 में, इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अली इमाम। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको। जैसे सरफराज हुसैन, जब फाउंड किया गया बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तब सरफराज हुसैन इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जो पहली मीटिंग हुई बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की 1908 में ही, ठीक है, तो तब उसकी अध्यक्षता किसने करी, अली इमाम ने। ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि इस कांग्रेस कमेटी के तर्ज पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसी के तर्ज पर ये यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी सेटअप किया गया था बिहार में। एक चीज़ यहाँ पे और आप जान सकते हो कि ये कौन सा सेशन था और ये कब ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो 1908 का प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी था, लेकिन बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था। ठीक है। हुआ तो पटना में है, बांकीपुर में, लेकिन ये कब हुआ था, 1912 में। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था, 27वां सेशन था। ठीक है। याद रखिएगा 27वां सेशन था। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने करी थी, तो ये याद रखना है। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, यानी जिनको अभी JP बोलते, जयप्रकाश नारायण, ये वही पर्सन है, फ्रीडम फाइटर, जिनके नाम पे अभी पटना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। और काफ़ी जगहों का नाम इनके नाम पर रखा गया है। काफ़ी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण नगर भी है, इस तरह से बनाया गया है। तो ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था लोकनायक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लोक नायक यानी पीपल्स लीडर। ठीक है। लोगों के नेता थे एकदम से। इनका जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902 में। कहाँ, बिहार के सारण ज़िले में। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं जयप्रकाश नारायण, बिहार के सारण ज़िले से बिलोंग करते हैं। इनकी डेथ हो गई 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछे जा सकते हैं, क्या जयप्रकाश नारायण को जो देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ये क्या इनको दिया गया था? अगर दिया गया था तो कब दिया गया था? जी हाँ, जयप्रकाश नारायण को ऑब्वियसली ये भारत रत्न प्रोवाइड कर दिया गया। आपको पता होगा जो भारत रत्न है देश का, यानी भारत का
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और बहुत ही हार्डली किसी को ये दिया जाता है, रेयरली लोगों को ये दिया जाता है, वैसे ही लोगों को हर किसी को ये नहीं दिया। आप देखते हो कि हर साल पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न के बारे में आपने सुना होगा, ये कभी कभी ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं जयप्रकाश नारायण कब? तो 1999 में, 1999 में। अब आप कहोगे इनकी डेथ तो 1979 में ही हो गई थी। जी हाँ, पोस्टुमसली इन्हें दिया गया। ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मरणोपरांत। ठीक है, पोस्टुमसली। हालांकि अगर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँ कि पोस्टुमसली देने का एक तरह से आप खुद को ये कर रहे हो, मतलब देश के लिए एक है कि हाँ उनको एक अवार्ड हमने दे रखा है, अगर ये कर रखा है। लेकिन अगर जब ये ज़िंदा होते उस वक्त ये अवार्ड दिया जाए तो आई थिंक कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और उन्हें भी लगेगा कि हाँ मेरे काम को लोगों ने अवार्ड दिया है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी, काफ़ी सारे लोगों को पोस्टुमसली अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ठीक है, एक तरह से अगर पहले नहीं भी मिला तो उन्हें एक कम से कम एक सम्मान मरने के बाद भी दिया जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण को सिर्फ भारत रत्न ही नहीं बल्कि मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। मैग्सेसे अवार्ड, आपको पता होगा मैग्सेसे अवार्ड जो है ये फिलीपींस की सरकार देती है। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, हर साल मैग्सेसे अवार्ड के विनर आपको दिखाई देते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन में, तो ये आप याद रख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम था प्रभा देवी। और प्रभा देवी क्यों फेमस थी? क्योंकि प्रभा देवी भी खुद एक फ्रीडम फाइटर थी और ये जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है वहाँ रहती थी, साबरमती आश्रम में प्रभा देवी जी भी। ठीक है, तो ये भी फ्रीडम फाइटर थी। और जहाँ तक बात जयप्रकाश नारायण जी की है, जेपी की है, तो जयप्रकाश नारायण जी के आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1930 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी दिखेगा, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी दिखेगा काफ़ी ज़्यादा। फिर जयप्रकाश नारायण काफ़ी इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि इन्होंने शुरू किया था, यानी कि पटना का जो गांधी मैदान है वहाँ पे इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति करी थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स के हुजूम इन्होंने जमा कर लिए थे। और ये जो टोटल रेवोल्यूशन था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था। ठीक है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था ये टोटल रिवॉल्यूशन। और ये कब किया गया था? 5 जून 1974 को। और आज भी हम 5 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं एज टोटल रिवॉल्यूशन डे, संपूर्ण क्रांति दिवस हम ऑब्ज़र्व करते हैं 5 जून को हर साल। तो ये यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये टोटल रिवॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जाने गए हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश्ड? काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मतलब लगभग एक अल्टरनेट में ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ही देता है। तो चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, वो आप जानते हैं। 1912 में बिहार एक नया प्रोविंस एक इस्टेब्लिश किया गया बंगाल से अलग होकर। इसके इतिहास को समझते हैं। 1889 ये वो समय था जब सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ये गए थे इंग्लैंड। किस लिए? लॉ पढ़ने के लिए।
ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, ये इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। जब ये वहाँ गए तो उन्हें तो जब ये बिहार बोले तो कोई जानता ही नहीं था वहाँ पे कि बिहार तो कुछ बिहार कोई ऐसा प्लेस है ही नहीं, कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता था बिहार का नाम। ठीक है। तब से इनके माइंड में ये चीज़ें आई। जब ये वापस लौटे तब इनके मन में ये बातें चल रही थी कि बिहार को तो कोई ऐसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार उस वक्त किसके साथ था? बंगाल के साथ, ऑब्वियसली बंगाल के साथ मिला हुआ था। तो ये लौटे 1906 में। एक न्यूज़पेपर था बिहार टाइम्स करके। ठीक है। इस बिहार टाइम्स जो न्यूज़पेपर था इसको बिहारी रीनेम कर दिया गया। इस न्यूज़पेपर का नाम अब क्या हो गया? बिहारी। किन्होंने किया? तो महेश नारायण ने। ठीक है, महेश नारायण ने। फिर वक्त आता है 1911 का। 1911 जॉर्ज फिफ्थ जो कि एम्पेरर ऑफ इंग्लैंड, जॉर्ज फिफ्थ एम्पेरर ऑफ इंग्लैंड जो कि भारत को विज़िट करता है। और एक भारत में या दिल्ली में ऑब्वियसली लगाया जाता है जिस रॉयल दरबार। ठीक है। ऑब्वियसली जॉर्ज फिफ्थ जो थे इनके स्वागत में, इनको वेलकम करने के लिए रॉयल दरबार था। रॉयल दरबार में काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए, काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई। जैसे कि जो कैपिटल ऑफ इंडिया पहले जो कोलकाता हुआ करती थी उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है। वो सब डिसीजन कहाँ पे लिया गया? इसी रॉयल दरबार में लिया गया। फिर जो एक बंगाल में जो पार्टीशन का मूवमेंट चल रहा था, बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, वो ख़त्म कर दिया गया उनके द्वारा। बाकी चीज़ें जो भी लोग थे जैसे सेटिस्फाई हो रहे थे उसको सेटिस्फाई किया गया। तो ये सब चीज़ें हुई। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट था, एक बिहारियों के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ें हुई और वो था सेपरेशन ऑफ बिहार। यानी अब बंगाल से बिहार, इसी में उड़ीसा था, उड़ीसा का नाम उस वक्त नहीं था, तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है। और ये कब? 1911 में ये चीज़ें बोली गई। लेकिन ये फॉर्मली कब अलग हुआ? 1912 में। तो इसीलिए 1912 को हम इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर मानते हैं, क्योंकि पहली बार बिहार नाम से एक अलग प्रोविंस बना, एक अलग स्थान बना बंगाल से अलग होकर। तो ये पूरा बिहार था। तो लॉफुली या कहिए विधिवत 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया। और उस वक्त जब अलग हुआ तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? चार्ल्स बेली। ये वही पर्सन है जो आज भी पटना में आपको इस नाम का रोड मिलेगा, बेली रोड, आपने सुना होगा। ठीक है। राजा बाज़ार से होते हुए वगैरह वो जो गुज़रती है वो क्या है? वो बेली रोड उसको कहा जाता है। तो वो इसी चार्ल्स बेली के नाम पर रखा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर दौर आता है 1936 का। ये वो दौर था जब बिहार से अब उड़ीसा भी अलग हो जाता है 1936 में। फिर 1956 में दो प्लेस आप कह सकते हैं, पुरुलिया और किशनगंज। ठीक है। पुरुलिया और किशनगंज ये बिहार से अलग होकर ये बंगाल में मिल गया। कहाँ?
बिहार से अलग होकर बंगाल मिल गया। ऑब्वियसली किशनगंज आज भी हमारे है, लेकिन किशनगंज का वो कुछ पार्ट है और किशनगंज और भी बड़ा हुआ करता था। तो किशनगंज का कुछ ही पार्ट है जो अभी बिहार में है, तो वो अलग हो गया। फिर ऑब्वियसली आप जानते हो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो सदर्न पार्ट था बिहार का वो अलग अलग हो गया, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया गया। और आज जो हमारा जोग्राफिकल अब क्षेत्र देखते हो या जोग्राफिकल बाउंड्री देखते हो बिहार का प्रेजेंट टाइम में, वो इसके बाद से एज़ यूजुअल आज बिहार प्रेजेंट बिहार है, यानी 15 नवंबर 2002 के बाद बिहार बिहार है आज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये था इन ब्रीफ हमने बताने की कोशिश की है आपको बिहार के सेपरेशन का इतिहास, बिहार की आज की प्रेजेंट जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो कैसे कैसे इतिहास में बदली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन तिनकटिया सिस्टम इन बिहार नाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। सो हाउ मच यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। तिनकटिया सिस्टम जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसी तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट में कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पे है कि आखिर इस को तिनकटिया सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा, 3/20। ये जो 20 है ना, ये 20 कट्ठा है। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे अंग्रेज़ों का कहना था कि हर किसान को नील की खेती करनी होगी, इंडिगो उगानी होगी, ठीक है। कितने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, ठीक है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो 3 कट्ठे पे आपको खेती करनी होगी, तो ये हो गया तिनकटिया सिस्टम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इंडिगो उगाने के बाद खेत जो हैं वो बिल्कुल बंजर हो जाया करते थे, ठीक है। उस पर और दूसरे फसल उगाने के लायक नहीं रहता था। दूसरी बात कि जर्मन मार्केट में यह आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक नील आ चुके थे, जिसके कारण जो यहाँ पे जो किसान थे उनको कोई बेनिफिट होता नहीं था इंडिगो उगाने का, ठीक है। तो ये लोग इंडिगो उगाना ये छोड़ना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ लोग ज़बरदस्ती इनसे ये इंडिगो उगवाना ही चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा किसानों को ये फेस करना पड़ रहा था। उसी दरमियान हुआ लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन आपको पता है हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कराया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ 1916 का लखनऊ सेशन। और 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट चुके थे। तो गांधी जी ने भी इस सेशन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि गांधी जी भी यहाँ पे थोड़ा सा घूम घूम कर देखना चाहते थे क्या सिचुएशन है इंडिया में, ठीक है। तो वो भी लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे गांधी जी। और बिहार से, बिहार के चंपारण जो रीजन है उस वक्त, इस चंपारण से एक किसान थे, एक तरह से आप कह सकते हैं किसानों के लीडर के तौर पर काम करते थे, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो इस सेशन में ही गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बिहार के चंपारण में इनवाइट किया, उन्हें बुलाया कि आप ज़रूर आइए, यहाँ पे चंपारण के किसानों की जो दयनीय हालत है उसको ज़रूर आप देखिए, आप यहाँ पे आके कुछ सुधार करने की कोशिश करिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम आएंगे, उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर। और फिर आपको पता ही है कि 1917 ये वो साल था जब चंपारण सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था
गांधी जी ने, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चंपारण में ऑर्गेनाइज किया गया। और देखिए, ये भारत में गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। और अगर दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहें या फिर मास तौर पर अगर लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, तो वो 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, जो कि 1930 टू 1932 तक चला था ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन चंपारण सत्याग्रह ना, ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इस चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा, तो इसलिए इस चंपारण सत्याग्रह को जो था वो तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था ही, ठीक है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों ऑर्गेनाइज़ किया? तो ये किस लिए अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने अभी आपको दिया। हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पेजेंट्स इन चंपारण? तो इसका आंसर सिंपली राजकुमार शुक्ला होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हिस्ट्री है और ये सवाल हमें कहाँ से पूछ रहा है? तो 6th BC से, 6th सेंचुरी से हमें ये पूछ रहा है। 6th सेंचुरी BC से ये क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। कितने? 16 महाजनपद हुआ करती थी, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, बिहार के क्षेत्रों में फैले थे, जिसमें से 3 महाजनपद। अब उनमें से एक तो था मगध, जिसका आपको यहाँ पे कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा था अंग और था वज्जी संघ, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मगध, अंग, वज्जी संघ। इसको संघ इसलिए बोला जाता था क्योंकि वज्जी संघ जो था ना 8 स्टेट्स का यूनियन था, ठीक है। इसमें 8 स्टेट्स इसमें शामिल थे वज्जी संघ में। और इस वज्जी संघ की कैपिटल क्या थी? वैशाली। अंग की कैपिटल चंपा। और पाटलिपुत्रा मगध का कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पहला कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्रा नहीं था, बल्कि फर्स्ट कैपिटल था गिरिव्रज, जिसको आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, उसको पहले गिरिव्रज बोला जाता था। तो गिरिव्रज था पहला कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाजनपद मगध। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद पाटलिपुत्रा भी मगध का कैपिटल रह चुका है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो पाटलिपुत्रा दिया हुआ है, गिरिव्रज तो कहीं पे है नहीं, इट मीन्स कि नॉन ऑफ दी एबव आंसर होना चाहिए। और बाकी के जो 16 में से 3 हमने बताया, बाकी के जो 13 महाजनपद के कैपिटल हैं उसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। उसको हमने टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है आपके साथ, वो देखिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही वो आप टिक आउट कर पाओगे। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग? तो स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित हैं? क्या वो ट्राइबल मूवमेंट से हैं, क्या लेबर मूवमेंट से संबंधित हैं, क्या पीजेंट मूवमेंट या कास्ट मूवमेंट? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जब नाम आता है तो वो किसान आंदोलन से यानी पीजेंट मूवमेंट से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब इसके दरमियान हम जानते हैं कि इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से, वो देखिए जैसे 1922 से 23, ठीक है, दोनों डेट लिया जाता है 1922-23। मुंगेर ज़िला जो है बिहार का, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया किसान सभा। ऑब्वियसली यहाँ पे आप बिहार लिख के जो आएगा आपका एग्ज़ाम में, वो बिहार किसान सभा भी लिख के आ सकता है। कब? 1922 टू 23 मुंगेर में बिहार किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया। किसने इसको इस्टेब्लिश किया? मोहम्मद ज़ुबैर और कृष्णा सिंह ने मिलकर। कृष्णा सिंह, वही कृष्णा सिंह जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, ये इन लोगों ने मिलकर ये बिहार किसान सभा की स्थापना करी 1922-23 में। ये चीज़ें हैं। फिर ये जो बिहार किसान सभा था, इसका फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मल सेटअप अब कहें तो ये 1928 में किया गया, 1928 में, ठीक है। या इसका नाम दिया गया ओबियसली किसान प्रोविंशियल सभा। किसान प्रोविंशियल सभा यानी कि ये बिहार का अपना लोकल सभा था, ये ऑल इंडिया पे नहीं था, ठीक है। तो प्रोविंशियल सभा इसको इस्टेब्लिश किया किसने? 1928 में, वही स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश 1928 में कर देते हैं, लेकिन फिर 1928 के बाद 1929 में इसका विधिवत इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी इसका ड्यूली इस्टेब्लिशमेंट होता है किसान प्रोविंशियल सभा का। तो ये आप याद रख सकते हो। फिर 1936 में, ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना किया जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना किया जाता है। तो क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कर चुके थे, किसान के नेता के तौर पर ये उभर चुके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इन्हीं को जो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया लेवल पे जो किसान सभा, किसान के लिए, किसान की देखभाल के लिए एक कम्युनिटी जो ग्रुप बनाई गई थी, उसके हेड बना दिए गए, यानी कि अध्यक्ष बना दिए गए, प्रेसिडेंट बना दिए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब? 1936 की हम बात कर रहे हैं। और इसी ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया था? एनजी रंगा को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद जो थे पहले बिहार के लोकल किसान सभा के अध्यक्ष रहा जो उनको सेटअप किया। फिर ये ऑल इंडिया किसान सभा के भी प्रेसिडेंट बनाए गए 1936 में स्वामी सहजानंद, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसओबीडियंस। जिसमें कि ये पहला कौन सा सत्याग्रह मूवमेंट था जिसमें उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का इस्तेमाल किया गांधी जी ने? तो अभी हमने बताया फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके बाद ये जो खेड़ा है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर कहें जो ऑल ओवर इंडिया जिसमें मास पार्टिसिपेशन हुई, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? तो ये 2000 बोला हूँ 1920 टू 1922 तक चला। और 22 में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। क्या कारण था? आप इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। जो सेकेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खेड़ा था, खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन
सेकेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एंडिंग पॉइंट बना, यानी क्यों गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, इसका क्या रीज़न था, आप कमेंट में बताइए। खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, और इसे चंपारण 1917 में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में किया गया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह बेसिकली रेवेन्यू कोड के लिए था। 1/4 टैक्स जो था, जितने किसान उगाते थे उसका 1/4 एज ए टैक्स ले लेता था अंग्रेज़। चाहे आपका खेती हो ना हो, उस पर ज़रूरत नहीं, 1/4 आप वो लेगा ही लेगा, कम भी हुआ फिर भी आपको 1/4 वो ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसके लिए खेड़ा के किसानों में काफ़ी ये असंतुष्ट की भावना हुई थी और काफ़ी वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। फिर यहाँ पे अहमदाबाद ऑप्शन में दिया गया है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये हुआ 1980 में ही। ठीक है, 1918 में ही ये अहमदाबाद भी हुआ, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए, जब ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, इसमें बेसिकली था क्या कि जो वर्कर्स थे वो चाह रहे थे कि हमें 50% का बोनस इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, 50% बढ़ाया जाए, क्योंकि उस वक्त जो ये वक्त था 1918 का, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, और अंग्रेज़ों ने भारत से बिना पूछे भारत के लोगों को इस वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया था। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, महंगाई बढ़ चुकी थी। इसलिए जो वर्कर्स थे इस मिल के, अहमदाबाद मिल के, ये चाह रहे थे कि हमें 50% हमारा वेतन जो है वो बढ़ा दो। पर जो मिल मालिक थे वो 20% ही बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे बढ़ाना, लेकिन वो 20% ही बढ़ाना चाहते थे। तो इसमें फिर गांधी जी की एंट्री होती है, और गांधी जी इन लोगों को समझाते हैं कि देखो, आप लोग 50% ना मांगो, बल्कि हाँ 35% आप मांग लो। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्राइक हुआ और ये एक्सेप्ट कर लिया गया, और 35% फिर बोनस उन मज़दूरों को, उन वर्कर्स को दे दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो ये तीनों हो गया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, जो कि ये 1917, 1918 और ये भी 1918 में ऑर्गेनाइज़ किया गया ये सब। ठीक है, और यही तीनों, ये पहला ऐसा सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में। एक तरह से कहिए कि भारत में गांधी जी का ये प्रयोग था। ठीक है, उन्होंने एक तरह से यहाँ पे ये करके ये देखा कि क्या ये सच में ये लागू होता है, सच में ये वर्क करता है, सत्याग्रह क्या सच में वर्क करता है। तो इसी से लोगों को ये भी मालूम चला कि सत्याग्रह भी कोई चीज़ है, और सत्याग्रह से भी हम वर्क कर सकते हैं, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन डी है रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह तो ऑब्वियसली रॉलेट कमीशन जो एक रूल लेकर आया था। ठीक है, क्या नाम था वैसे, ऑफिशियल नाम था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये ऑफिशियल नाम था। रॉलेट इसलिए क्योंकि रॉलेट कमीशन ने ही ये एक्ट जो है रिकमेंड किया था। तो रॉलेट उस कमीशन का जो क्या नाम था, सिडनी रॉलेट था नाम। ठीक है, सिडनी रॉलेट इसके हेड था इस कमीशन का, तो इसलिए इसका नाम ही रॉलेट एक्ट पड़ गया था। नॉर्मली इसको बोला जाता था, लेकिन इसका फॉर्मल नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसके तहत अंग्रेज़ों ने 2 प्रोविज़न रखे कि हम आपको भाई बिना वारंट के अरेस्ट कर लेंगे, हमको ज़रा भी शक हुआ हम फट से आपको अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी कि आपको हम फांसी की सज़ा भी दे देंगे बिना कोई ट्रायल के, बिना कुछ भी सुनवाई किए हुए आपको हम डायरेक्ट फांसी की भी सज़ा दे देंगे। ठीक है,
ये दो गो प्रोविज़न इस एनार्किकल में ला के रख दिया। ऑब्वियसली यहाँ के जो रिवोल्यूशनरी थे, यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो काफ़ी नाराज़ थे इस पर, लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वक्त आया था अप्रैल 9 1919 का। 9 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि दो लोग थे, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया बिना कुछ बताए कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इस पे अब लोग भड़क गए कि इसे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर इसी तरह से वक्त आता है 13 अप्रैल 1919 का, जब जालियांवाला बाग में, ठीक है, जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे जनरल डायर गोलियां चलवा देता है, जिसके कारण कहा जाता है कि हज़ारों लोगों की मौत यहाँ पे हो जाती है इसमें। तो इसको बोला जाता है जालियांवाला बाग मैसेकर। और इसके एवज में, क्योंकि इसके प्रोटेस्ट में कहिए कि जालियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है उसको रिमूव कर दिया, त्याग दिया। जो अंग्रेज़ों ने ये नाइटहुड की उपाधि उन्हें दिया था। ठीक है, उसी तरह से गांधी जी ने भी अपना टाइटल त्याग दिया। इनको दिया गया था केसर ए हिंद। तो गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट में, जालियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में ये केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं आगे भी, तो ठीक है, इतना आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पेयर हेडेड दी 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो बिहार में जो 1857 का रिवॉल्ट था उसको हेड किसने किया, लीड किसने किया था, तो वो थे कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए 1857 रिवॉल्ट जो था, वैसे ऑल ओवर इंडिया की बात अगर करी जाए तो ये जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में कहाँ से ये स्टार्ट हुआ पहली बार बिहार में, तो देखिए बिहार में पहली बार वैसे रोहिणी गांव से हुआ। रोहिणी विलेज है उस वक्त, यानी अनडिवाइडेड बिहार अगर आप बात करें तो उस वक्त झारखंड बिहार में था। तो ये रोहिणी विलेज जो है ना, ये आपको मिलेगा देवघर में, और आज के टाइम में देवघर जो है वो आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है, और डेट क्या है इसका, रोहिणी विलेज में जो प्रोटेस्ट ये स्टार्ट हुआ था 1857 रिवॉल्ट, ये था 12 जून 1857 को। ठीक है, फिर आप पटना में बात करें तो पटना में जो बुक सेलर थे, पीर अली इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने 3 जुलाई को ये स्टार्ट किया, रिवोल्ट किया यहाँ पे पटना में। फिर 25 जुलाई को दानापुर में, पटना के पास जो दानापुर है, दानापुर कैंटोनमेंट में इसका प्रोटेस्ट होने लगा, रिवोल्ट ये होना शुरू हो गया। फिर उस वक्त पटना के कमिश्नर था, यानी अंग्रेज़ों के तरफ से ऑब्वियसली विलियम टेलर था, और विलियम टेलर ने ही इसको सप्रेस किया था। तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, जैसे नाना साहब हो गए, तात्या तोपे हो गए, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है ना कि नाना साहब ने किस जगह पर 1857 रिवॉल्ट को लीड किया।
ठीक है, कौन सा वो जगह था ये आपको, और उसको किसने किया। जैसे झांसी, अगर झांसी की बात करें तो झांसी में किसने लीड किया, ऑब्वियसली रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था झांसी में 1857 रिवॉल्ट को। तो इसी तरह बाकी के और भी लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उसको लीड किया है 1857 रिवॉल्ट को। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको एक चीज़ें देखनी होगी। सिंपली आपको ये लूसेंट वाले बुक में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ के ही जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको बेनिफिट दिखेगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया है, ट्राइब दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि कौन कहाँ पे पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर ये इंडिया लेवल पे दे तो इसका रिकग्निशन है थोड़ा सा आराम से आपको मालूम चल जाएगा, बहुत सारे बुक्स में भी दिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रीजनल कर दिया है, बिहार में पूछ रहा है। अब संथाल, बांका ये पूछ रहा है, मुंडा जमुई और उरांव सुपौल, क्या ये सही है, क्या खारवार भागलपुर में रहता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस तरह के पार्ट को अवॉइड कीजिए। और लास्ट में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, तो लास्ट में आप इस तरह के पार्ट को कोई भी अपना लगा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, संथाल जो है आपको, ये जो ट्राइब है झारखंड में डोमिनेंट मिलेगी। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ट्राइब कौन सी है, संथाल। और संथाल के यानी झारखंड के तरफ ही आपको ये कॉर्नर पे बांका मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स जो है संथाल के, इसमें बांका में भी हैं कुछ लोग इस ट्राइब के। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये मैचिंग सही है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, जो कि गलत है, ये पूछ रहा है। जहाँ तक मुंडा की बात करें तो ये भी आपको झारखंड में, यानी बिहार में अगर ट्राइब की बात करें तो बहुत ही रेयर बचे हैं। सारे ट्राइब बिल्कुल, झारखंड अलग हुआ तो सारे ट्राइब जो हैं वो झारखंड में ही चले गए हैं। तो अब हाँ, लेकिन कुछ हैं अभी भी कुछ नंबर में एग्जिस्ट करते हैं बिहार में। तो मुंडा जो है वो जमुई में ना मिलेंगे, बल्कि मुंडा जो है आपको पूर्णिया में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली बोल रहा था, तो ये वाला पार्ट, ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उरांव जो है ये सुपौल में आपको मिलेगा, सही है। खारवार जो है ना, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा ये ट्राइब। ठीक है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब भागलपुर, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ये इसकी बाउंड्री लगती है, तो कुछ जो खारवार ट्राइब हैं वो भागलपुर में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये जो रीजनल में मालूम करने का बहुत ही ये होता है, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही कम ट्राइब मिलेंगे। अब किस ज़िले में कौन है, हो सकता है कि दोनों ज़िले में पाए जाते हों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग यूज़ करना ही नहीं है, सीधा इसको रख देना है, कोई भी आंसर लगा के अपना चले आना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है। तो वो चीज़ें देख के इस तरह में ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को नोटिस करिएगा, ऑल टाइप्स यहाँ पे बोल रहा है। 3 टाइप्स के फॉरेस्ट होंगे। आप ISFR जो देखते होंगे, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें आपको बताया रहेगा 3 टाइप्स के मेनली आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, वैसे एक 4 टाइप्स का भी होता है, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल टाइप्स का, सब मिला के अब हमें बताओ कि बिहार के जोग्राफिकल एरिया का कितना % है। तो क्योंकि ये पहले का डेटा है तो ये 7.27 है। अगर न्यू डेटा मैं आपको बताऊं ISFR का, जो कि 2019 का रिपोर्ट है और इसको रिलीज़ किया गया है इसी साल 2022 में। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7.84%।
यानी कि बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 7.84% है। ठीक है। अब ये जो ISFR रिपोर्ट है वो आप कैसे पूरा पढ़ोगे डिटेल तरीके से, तो इस पे भी हमने कंप्लीट वीडियोस बनाए हैं। अब चैनल पे चेक करो या फिर आप इस ISFR का हमने लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से लिंक क्लिक करके इसको पूरा देख लो। कंप्लीट मैंने ISFR का बनाया है। इसमें आपको इंडिया और बिहार दोनों को साथ में मिलाकर बनाया है ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, होगा 30 to 35 मिनट का। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज़ हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। अब क्योंकि नेशनल पार्क बिहार में एक ही हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व कहें, ये एक ही है। और ये कौन कौन सा है, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। नेशनल पार्क, बिहार के नेशनल पार्क, बिहार में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये इस पे, और नेशनल पार्क, टाइगर रिज़र्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, इस पे कंप्लीट आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो बिहार ज्योग्राफी का पहले जाकर चेक करिए, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वैसे बिहार का एक ही नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट चंपारण में है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहिए या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक और बिहार में एक ही रामसर साइट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिहार में एक ही रामसर साइट है, वो कहाँ पे है, बेगूसराय में। और बेगूसराय में उस रामसर साइट का क्या नाम है, कबरतल लेक, या फिर नॉर्मली हम लोग कांवर झील भी बोलते हैं, कबरतल या फिर कांवर लेक। ठीक है, ये बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। दूसरी बात, बिहार का एकमात्र कम्युनिटी रिजर्व, यानी पहला कम्युनिटी रिजर्व कह सकते हैं, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है, गोगाबिल लेक, गोगाबिल झील कहिए। ठीक है, ये गोगाबिल झील कहाँ मिलेगा आपको, बिहार के कटिहार ज़िले में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक छोटा मोटा पॉइंट ज़रूर याद रखना है। तो देखिए, BPSC का जब पेपर एनालाइज करोगे ना, तो आपको ये मालूम चलेगा कि 50 से 60 क्वेश्चन, हर पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मली बहुत ही इजी होता है, ईजीएस्ट, वो बिल्कुल बनने वाला होता है। एक ऐसा मतलब पेपर होता है 50 से 60, मतलब मान लो कि जैसे अगर कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है, वो भी अगर देता है तो वो 50 से 60 वो सही करके ही आएगा। ठीक है, तो 50 से 60, 150 का ये एग्ज़ाम रहता है, 150 MCQs इसमें रहते हैं, जिसमें से 50-60 MCQs आपका बिल्कुल इजी होगा, जो आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये 50 से 60 वाले बना के रहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, जो एक मीडियम रहेगा, फिर हार्ड रहेगा, उसी क्वेश्चन से आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। ठीक है, कि आप कट ऑफ पार कर रहे हो या नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि अब ये छोटे मोटे चीज़ हैं, अब इसमें आप कन्फ्यूज़न हो गए, इसमें आपने गलती लगा दिया, जो 50 से 60 वाले में भी अब आप गलती लगा दिए, तो फिर आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके क्या कर रहे हो। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस वाले को गलती तो होना ही नहीं है, 50 से 60 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज़ अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। बिहार की अगर बात करें तो 20
अगर ऑब्वियसली पूरे पूरे बीच से नहीं गुजरती है गंगा नदी, ठीक है। नॉर्थ साइड का एरिया ज़्यादा होता है और साउथ साइड का एरिया थोड़ा कम होता है। तो इसमें काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं नॉर्थ से और काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं साउथ से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें से कौन सा नॉर्थ से नदी बह रही है। तो इसमें बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, गंडक, सभी जो हैं वो नॉर्थ से बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और साउथ से बहने वाली में जैसे फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, कर्मनाशा हो गया, ये सब जो नदियां हैं वो आपका साउथ से बहती है। तो बिहार के नदियों पे यानी रिवर्स ऑफ बिहार पे हमने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है। उसमें आपको ए टू जेड जानकारी कि बिहार जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गंगा में मिलती है, और जब बिहार में वो एंटर करती होती है तो वो प्लेस कौन सा होता है, कहाँ पे बिहार में एंटर करती है वो नदी, ठीक है। तो इन सभी नदियों पे, नॉर्थ बिहार की नदियां हो या साउथ बिहार की नदियां हो, इन सभी नदियों पे हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो आपको बना के दिया है। तो आपसे इस यहाँ से ज़्यादा कुछ आपको नदियों से बिहार में दिखेगा नहीं। तो जाकर उस वीडियो को देखिए, बिहार ज्योग्राफी का वो प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज़ करेक्टली मैच। यहाँ भी मैचिंग क्वेश्चन। मिनरल किस ज़िले में, ये कौन जो मिनरल हैं वो किस ज़िले में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं नहीं, मतलब कि किस ज़िले में मैक्सिमम पाए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा किस ज़िले में पाई जाती है, ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लाइम स्टोन की बात हम करते हैं तो लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन लाइम स्टोन जो है आपको मुंगेर में भी मिलेगा, रोहतास में भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या समझना है कि ज़्यादा क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको ये मिनरल यानी लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में, बिहार के कैमूर में। हालांकि मुंगेर और रोहतास में भी ये मिलता है। फिर जहाँ तक माइका की बात करें तो माइका भागलपुर में नहीं मिलता, ठीक है। माइका आपको मिलेगा गया में, गया मेन है, ठीक है, यानी गया में मैक्सिमम आपको माइका मिल जाएगा। फिर नवादा हो गया, जमुई हो गया, ये सब जगहों पे आपको ये मिलेगा। फिर क्वार्ट्ज़ाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वार्ट्ज़ाइट, तो क्वार्ट्ज़ाइट मधुबनी में ना मिल के ये आपको मिलेगा लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्ज़ाइट को आप कंफ्यूज मत करना क्वार्ट्ज़ से। क्वार्ट्ज़ यानी ये होता है सिलिका सैंड। ये क्वार्ट्ज़ाइट आपसे पूछा जा रहा है, क्वार्ट्ज़ नहीं। तो क्वार्ट्ज़ अगर आपसे पूछा जाएगा तब ये हो जाएगा आपका भागलपुर, ठीक है। भागलपुर के साथ साथ ये आपको जमुई, मुंगेर और नालंदा में भी पाया जाता है क्वार्ट्ज़ सिलिका। और ये क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में मिलेगा। नेक्स्ट जो है लीड जिंक। तो लीड जिंक जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, गया में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। लीड जिंक कहाँ कहाँ पे ये मिलेगा आपको, बांका में ये मिलेगा आपको, रोहतास में भी आपको कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। जहाँ तक बात गोल्ड छूट रहा है, गोल्ड, तो ये तो करेंट का टॉपिक है। करेंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था कि पूरे देश का 44% जो गोल्ड रिज़र्व है वो बिहार के जमुई ज़िले में एग्जिस्ट करता है। कहाँ, जमुई ज़िले में। तो ये गोल्ड जमुई में आपका हो गया, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है पायराइट। पायराइट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश में 95% पायराइट जो है वो बिहार में आपको मिलेगा। तो पायराइट आपको रोहतास ज़िले में मिलेगा। रोहतास ज़िले में इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आपको पाई जाती है पायराइट की।
ओबियसली रोहतास में एक प्लेस है आमझोर, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मिलता है रोहतास में भी। तो इस तरह से मेजर मिनरल का डिपोजिशन जो है बिहार में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर या इंडस्ट्री करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ऑयल रिफाइनरी बिहार में बरौनी में मिलता है, बिल्कुल सही है ये। सीमेंट जो है वो बंजारी में मिलता है, ये भी सही है। फर्टिलाइज़र भौरही में, ये भी सही है। यहाँ पे गलत है वैगन एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि वैगन एंड इंजीनियरिंग का जो फैक्ट्री है ना, ये जो कंपनी है, ये आपको भागलपुर में नहीं बल्कि ये पटना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? पटना में है। तो ये याद रखिएगा। हालांकि वैगन एंड इंजीनियरिंग जो है वो भारत सरकार की कंपनी है, जो कि पटना में ये अवेलेबल आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट है पिडमोंट स्वैम्प सॉइल इज़ फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो एक ही ज़िला है जहाँ पर इस तरह के सॉइल, इस तरह की मिट्टी आपको पाई जाती है। बिहार का एक ही ज़िला है, तो बिहार में ये पाया जाएगा वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। मधुबनी में आपको तराई सॉइल मिलेगी, तराई मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तराई आप समझ रहे हो ना, शिवालिक हिल्स के बाद, क्योंकि बिहार फिर इधर शुरू होता है। मधुबनी भी आपको यहाँ पे आपको नेपाल से बॉर्डर लगे आपको दिखेगा मधुबनी। ठीक है, तो ये तराई मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। जहाँ तक भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करैल केवाल सॉइल, यहाँ पे आपको भागलपुर में मिल जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी की बात करिए तो यहाँ पे आपको तराई सॉइल मिलेगी, क्योंकि मधुबनी हो या सीतामढ़ी हो, ये सब कहाँ से, तो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको पता होगा जो हिमालय है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो लास्ट वाला जो पार्ट है सबसे लोअर पार्ट, जो शिवालिक जिसको बोला जाता है, शिवालिक हिल्स, तो इसके नीचे जो क्षेत्र है उसको तराई कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तराई मिट्टी मिलती है। तो सीतामढ़ी में भी तराई मिट्टी मिलेगी आपको, मधुबनी में भी आपको तराई मिट्टी मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस ऐसा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे ऑप्शंस देखकर। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे तो इसमें पाओगे कि यहाँ पे बेसिकली जो है क्या है, डिविजन्स दिया गया है। क्योंकि बिहार जो 9 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ही है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था को सही रखने के, सुचारू तरीके चलाने के लिए तो ये 9 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो बिहार में 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि बताओ, ये जो यहाँ पे ऑप्शन में जो डिविजन्स दिए गए हैं, कौन सा ऐसा डिवीज़न है जहाँ से गंगा नदी क्रॉस ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऑब्वियसली ये मैप वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं इसको मैप से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इस मैप को ज़रा ध्यान से देखना। ये जो भी मैप है, जो कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डिविजन्स में बांटे गए हैं। 9 डिवीज़न जो हैं, पटना डिवीज़न, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध डिवीज़न। तो यहाँ पे सभी डिविजन्स को पूछ रहा है। अगर हम मान के चलें कि ऐसे अगर गंगा नदी क्रॉस करती है, ठीक है, ऐसे अगर गंगा नदी क्रॉस करती है, एक रफ़ आइडिया हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये चीज़ पाएंगे कि पटना डिवीज़न जो कि रेड से है, यहाँ पे तो गंगा नदी क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसी तरह से हम एक देखेंगे कोसी डिवीज़न को। कोसी डिवीज़न कहाँ, ये वाला कलर आप दिखेगा आपको, ये जो है ये आपको कोसी डिवीज़न है, जहाँ से गंगा नदी बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रही है।
और मगध डिवीज़न, देखिए मगध का नाम जैसे ही आता है आप इंक्लूड कर लेते हो पटना को, लेकिन देखिए मगध डिवीज़न में पटना और नालंदा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मगध जैसे ही हम नाम लेते हैं हम हमारे माइंड में आता है कि अच्छा पटना में नालंदा ये सब ही होगा, तो उस डिवीज़न में तो आता ही है। तो यहाँ पे मगध डिवीज़न जो देखिए यहाँ पे पिंक कलर से है, और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है रेड कलर से नीचे वाला, क्योंकि पटना का अपना पटना डिवीज़न है, उसके नीचे वाला जो ये पिंक कलर से यहाँ पे है ये है आपका मगध डिवीज़न। तो आप देख लो कोसी डिवीज़न और मगध डिवीज़न जो है वो गंगा नदी इसमें बिल्कुल जाती ही नहीं है। ये कोसी नदी यहाँ पे, अरे कोसी डिवीज़न यहाँ पे हो गया या, और ये मगध डिवीज़न हो गया, यहाँ पे गंगा नदी बिल्कुल नहीं जा रही है। और बाकी डिवीज़न जो है अभी मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। बाकी जो डिवीज़न जैसे दरभंगा और मुंगेर डिवीज़न हो गया, पूर्णिया भागलपुर डिवीज़न हो गया, तिरहुत और सारण डिवीज़न हो गया, इन सब डिवीज़न में, ठीक है, इन सब डिवीज़न में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से ये गंगा नदी गुजरती ही है। बस एक ही है कोसी मगध, डिवीज़न और मगध डिवीज़न जिसके किसी भी ज़िले से जो गंगा नदी है वो नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पेसिफिक डेट आपको दे दिया गया है, ईयर दे दिया गया है, 1632 में किसने इस्टेब्लिश किया, तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी था ये, ठीक है, 1632 में। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे अपनी फैक्ट्री 1632 में लगाई थी, अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में एक तरह से पहली बोल सकते हैं, जो कि आज के टाइम में ये पटना कलेक्ट्रेट है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे एक चीज़ और है कि पहला यूरोपियन भारत कौन आया था, पोर्तुगीज़, ठीक है, पोर्तुगीज़ पहला यूरोपियन था, वास्को ड गामा, जो कि भारत आया था। अब आपसे मैं पूछूं कि पहला यूरोपियन कंट्री कौन था, पहला यूरोपियन नेशन कौन था जो बिहार आया था, तो बिहार आने वाला भी पहला पोर्तुगीज़ ही था। भारत में भी पहले पोर्तुगीज़ आया था और बिहार में भी पहले पोर्तुगीज़ भी ही आया था, और दूसरा था ब्रिटिशर्स था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने 1620 में ही पटना में फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, 1620 में, लेकिन 1621 में ब्रिटिश का फैक्ट्री जो है वो बंद हो गया था। इसने फिर से 1651 में पटना में फैक्ट्री लगाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व्स और 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय स्कीम, या फिर इंग्लिश में 7 रिजॉल्व्स स्कीम्स आप बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम इसको 7 निश्चय योजना से ही जानते हैं, 7 निश्चय। तो 7 निश्चय योजना की शुरुआत जो है 2015 में करी गई थी, और 5 सालों के लिए ये रखा गया था 2020 तक। तो एक तो इसका हो गया, एक फेज़ इसका कंप्लीट हो चुका है, अब इसको दूसरा फेज़ भी चालू है, यानी 7 निश्चय का 2.0 फेज़ इसमें चल रहा है 2020 से 2025, इसको फिर से 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम को। इस स्कीम में 7 निश्चय योजना में बेसिकली 7 मुद्दों पे बात करी गई है, ठीक है। बिहार के ऐसे 7 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पे बात करी गई है, जैसे आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये एक है। फिर है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसी तरह से हर घर बिजली, लगातार घर तक पक्की गली नालियां हैं, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। इस तरह से 7 ये रिजॉल्व्स है, 7 निश्चय है।
और इन 7 निश्चय के तहत बहुत सारी बिहार गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं। इन सबको कंप्लीट करेंगे। आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि युवाओं को आर्थिक तरीके से मजबूत करेंगे। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह लाया गया था इसके तहत स्कीम। ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये सब स्कीम्स इनकी इस 7 निश्चय योजना के थ्रू लाया गया है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सेक्टर है जो इस 7 निश्चय योजना को टच नहीं करता है। विमेन एम्प्लॉयमेंट पे तो बात की ही गई है, जैसे आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तो ये विमेन एम्प्लॉयमेंट पे तो बात करी गई है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ भी बात करी गई है, हर घर नल का जल। ठीक है, तो ये भी 7 निश्चय योजना में शामिल है। यहाँ पे नोट पूछ रहा है कि नहीं इंक्लूडेड है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, हर घर बिजली लगातार, तो ये भी है। जहाँ तक बात चाइल्ड वेलफेयर की, तो इस योजना में बच्चों के कल्याण पे या चाइल्ड वेलफेयर पे कोई भी बात नहीं करी गई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड था। तो बेसिकली मैं ये अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा ये पूरा कंप्लीट इस स्कीम के बारे में काफ़ी डिटेल में। ठीक है, ये जो 7 निश्चय योजना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के साथ साथ। आपको एक जनरल, आपको अगर बिहार के बारे में जानना चाहिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। तो इसके बारे में मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा काफ़ी अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये एक तरह से आप कह सकते हो इकोनॉमिक सर्वे बजट का ये आपसे पूछा जा रहा ये क्वेश्चन है। द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NSDP की बात करी जा रही है। एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइस की बात करी जा रही है। कांस्टेंट प्राइस हमारा कब से लिया जाता है, 2011-12 से। ठीक है, 11-12 को बेस ईयर माना जाता है कांस्टेंट प्राइस में। तो कांस्टेंट प्राइस फॉर बिहार इज़ लेस देन द कंट्री इन द ईयर 2018-19 का ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्योंकि ये पहले का प्रीवियस ईयर्स पेपर है। ये 66th BPSC का पेपर ये है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली, तो नहीं, इस क्वेश्चन से हम ये जान सकते हैं कि बिहार के बजट इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ने हैं, आपको नेशनल के भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि नेशनल बजट और उससे बताया गया है। हालांकि आपको अगर बिहार के भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ लिया तो आपका यहाँ से ही काम बन जाएगा। आप उससे आप वो चीज़ें कर सकते हो, उतना आप माइंड यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ डेटा बताऊँ तो 2020-21 का अगर हम लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, तो पर कैपिटा GSDP जो है, GSDP ये लेटेस्ट का मैं बता रहा हूँ बिहार का। ठीक है, तो पर कैपिटा GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, यानी 2011-12 को हम बेस ईयर लेकर चलते हैं। तो ये हमारा पर कैपिटा GSDP कितना है, ₹34,314। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना। ये किस चीज़ पे है, तो कांस्टेंट प्राइस पे। यही अगर करेंट पे करें तो करेंट प्राइस पे, प्रेजेंट की हम यहाँ पे बात करें तो GSDP पर कैपिटा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा ₹50,555 50,555 हो जाएगा करेंट पर। ये हमने बात किया GSDP पे। यहाँ क्वेश्चन NSDP से रिलेटेड है। ठीक है, तो GSDP तो हम जान गए। NSDP देखिए, NSDP यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो NSDP पर कैपिटा अगर कांस्टेंट प्राइस पे हम बात करें, यानी 2011-12 को बेस ईयर लेकर, तो ये है हमारे बिहार का 379.55
1000 करोड़। ठीक है, यह है 1000 करोड़। ये हम ऑब्वियसली बता रहा हूँ आपको 2020-21 का, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे। और वहीं तक हम अगर बात करते हैं, ये तो हो गया कांस्टेंट प्राइस का। करेंट NSDP यानी पर कैपिटा एट करेंट प्राइस, ये हो गया 566.47 थाउजेंड करोड़। ये NSDP। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे, इसी तरह का ये सवाल है कि जो भारत का जो NSDP है, ठीक है, पर यानी भारत का जो पर कैपिटा यहाँ पे NDP आएगा, वहाँ पे भारत का ये होगा NDP। तो भारत के NDP से बिहार का जो NSDP है वो लोअर है, कम है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइस। तो बताइए कि कितना परसेंट कम है। तो ये आंसर उसमें था ये 33%। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे यूनियन बजट देखिए, उसमें से आपको ये चीज़ें मालूम चल जाएगा। और बाकी ये तो खैर करेंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो करेंट अफेयर्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ बिहार स्पेशल। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।